हेलो, गुड इवनिंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 डीसी जनरेटर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये निम्न असाइनमेंट्स से हैं जो कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं देखने वाला हूँ इसमें आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो ये आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये पार्ट्स को इस पार्ट्स में एक्स जो है इसका क्या नाम है। तो इस डीसी जनरेटर में एक्स पार्ट का नाम है, ये पार्ट पहले इस पार्ट को पहले जानना है। इस पार्ट का नाम है कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर में ये जो हुए आपका है जो छोटा छोटा सेगमेंट बना हुआ है, ये सेगमेंट है। और ये है रेजर, राइजर, कम्यूटेटर राइजर, जिस पे कि हम क्या करते हैं डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर के आर्मेचर से जो आया हुआ वायर होता है, जो कॉइल होता है, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, उसके लीड्स को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये लीड्स कंप्लीट होकर के ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है काम करने के लिए। और ये जो सेगमेंट होते हैं, ये सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है। और इसके बीच में जो होता है, दो सेगमेंट के बीच में माइकानाइट क्लास बी के, माइकानाइट क्लास बी का जो है आपको इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर राइजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो इसमें आप देखिए, इस डीसी जनरेटर का नाम है, इसमें इसके जो फील्ड का जो प्लक्स है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये पहले तो लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट है क्योंकि लॉन्ग शंट का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक सीरीज और आर्मेचर, सीरीज फील्ड और आर्मेचर फील्ड, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। और इसके पैरेलल में यहाँ पे आपका शंट फील्ड है। अगर वो पैरेलल ये सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में होता तो वो शॉर्ट शंट होता। यहाँ पे आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में, इसलिए लॉन्ग शंट होगा। और दोनों की अपोजिट है तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, दोनों का अपोज कर रहा है, यहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड आपका ये हो जाएगा। Which rule is used to find the direction of the induced EMF? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो किस रूल से फॉलो फाइंड करते हैं। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस रूल का। तो इसमें आपका सिंपल है कि जनरेटर डीसी जनरेटर है, तो आप इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का ही हम यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का हम यूज करेंगे और डीसी मोटर में हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र करते हैं इसमें सूत्र होगा फाई जेड एन पी बाय ए, फाई जेड एन 60 बाय इंटू पी बाय, फाई जेड एन बाय 60 इंटू पी बाय, इसका यूज करते हैं। पी बाय ए जिसमें होगा वही होगा। आप देखिए यहाँ पे ए बाय पी है, तो ये ए बाय पी ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हो सकता था जनरेटेड ईएमएफ फाई जेड एन बाय 60 ये हो सकता था, लेकिन पी बाय ए जब तब होगा जब पी और ए दोनों बराबर होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ पोल और ऐसा हमारा होगा, तो ऐसा हो सकता है।
व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है और जो वोल्टेज ड्रॉप है, इस दोनों को जैसे ही करते हैं वैसे ही हमें आपको मिल जाता है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या होता है? हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है आपका। बैक ईएमएफ से हमेशा ये कम रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं पोल शू। पोल शू है आपका, ये पोल शू दिखा रहा। पोल शू का काम है कि फ्लक्स को बराबर रूप में फैलाना, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का क्या नाम है? आप यहाँ पे देखिए, इसमें आप देखिए ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है यहाँ पे, और आर्मेचर और फील्ड में कोई संपर्क नहीं है, यानी इसके फील्ड को अलग से आपको लाइन दिया जा रहा है और इसको अलग से, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर which energy is converted into electrical energy by generator? कौन सी एनर्जी को आप जनरेटर में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी को उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी फील्ड जनरेटर? डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है? इसमें देखिए आपका ये दोनों क्या है कि दोनों साथ एक साथ देने वाले हैं, आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, इसीलिए आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा BLV साइन थीटा, ठीक है। साइन वेव इसी से बनते हैं, BLV साइन थीटा से, जहाँ पे B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और V है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, एंड साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आप ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का आप यूज करेंगे, यानी कि जनरेटर में आप फ्लेमिंग्स राइट, मोटर में भी आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का से आप पता कर सकते हैं उसकी क्या डायरेक्शन। डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है? तो डीसी जनरेटर के भाग का नाम ये होता है, बाहरी बॉडी होती है जिसको योक बोलते हैं, योक या फ्रेम बोल सकते हैं, योक या फ्रेम, फ्रेम बोलते हैं, योक या फ्रेम बोलते हैं। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पाथ होते हैं? तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में आपको, लैप वाइंडिंग में क्या होगा कि पैरेलल पाथ पोल की संख्या के बराबर होगा, लेकिन अगर वो डुप्लेक्स होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोल जितने नंबर ऑफ पोल हैं उस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ट्रिप्लेक्स है तो आप उसको 3 से कर दीजिए, क्वाड्रुप्लेक्स है तो 4 से कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका डुप्लेक्स है तो इसलिए आपका
ये आंसर सही हो जाएगा। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम है, ये आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आर्मेचर कोर लैमिनेशन। ये आर्मेचर कोर लैमिनेशन दिखा रहा है, आर्मेचर कोर लैमिनेशन आपको ये। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। इंटरपोल किस तरह से डीसी जनरेटर में कनेक्ट होते हैं, तो ये आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। आर्मेचर के सीरीज में ये जुड़े होते हैं। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है, तो इसका है कि आपको स्टार्टिंग में वोल्टेज को निर्माण करना, जिससे कि उस वोल्टेज से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जिससे कि आपका फ्लक्स बनने से और भी लगातार उसकी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी। डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश के संपर्क को मापते हैं, तो ब्रश के संपर्क को मापने वाला वो है रेसिस्टेंस बिटवीन द ब्रश एंड द कम्यूटेटर, प्रतिरोध को मापते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। Which voltage drop is indicated in portion marked as X। तो सबसे पहले आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप होगा और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा, देन आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप होगा। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप, तो ये आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप है और ये आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो आपका हो जाएगा इसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। What is the name of the compound generator if the shunt field is connected in parallel with। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस कंपाउंड जनरेटर का नाम बताओ जिसमें शंट फील्ड आर्मेचर के पैरेलल में, तो उसको शॉर्ट शंट बोलेंगे, सिंपल, वो शॉर्ट शंट है। अगर वो हमारा आर्मेचर के पैरेलल में डायरेक्ट हमारा शंट फील्ड अगर कनेक्ट हो तो उसको बोलेंगे शॉर्ट शंट। अगर आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में तो उसको लॉन्ग शंट बोलेंगे। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं, यानी कि लेमिनेटेड होते हैं, तो इससे हम एडी करंट लॉस को कम करते हैं। इसका मुख्य कारण है कोर को उसको अगर आप लेमिनेटेड करते हैं तो इसका काम है भंवर धारा हानि को कम करना। Why armature resistance of a DC current generator is very low। आर्मेचर रेसिस्टेंस अगर किसी डीसी जनरेटर का कम क्यों करते हैं, तो इसका कम करने का है कि वोल्टेज ड्रॉप को कम करना। अगर मान लीजिए ज़्यादा आर्मेचर रेसिस्टेंस रखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज को वो इफेक्ट कर सकता है। Why the DC generator should run in the clockwise direction only। क्यों ऐसा करना चाहिए, तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। अगर हम घड़ी की दिशा में चलाते हैं तो इससे हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, सुरक्षित रहती है। अगर आप इसको विपरीत दिशा में भी चला सकते हैं, लेकिन उसके फील्ड का डायरेक्शन बदल करके आप चलाएंगे तो जिससे कि आपका अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा हमेशा रहेगी। ऐसे हमेशा उसको आप क्लॉकवाइज में ही चलाएं तो आपका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पोल की चित्र रहेगा। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, इसका क्या कारण है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम उसका है कि वो आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को किया जाता है। अगर अधिक से अधिक आर्मेचर रिएक्शन होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है अधिक से अधिक होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े डीसी जनरेटर में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जिससे कि उसका आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि उसकी वोल्टेज ड्रॉप
नगण्य होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर द डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का बिल्डअप करने में विफल होने का क्या कारण है? तो फेल होने का कई कारण है। अगर आर्मेचर का रेसिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेसिस्टेंस से अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फील्ड जो है ओपन सर्किट की भांति कार्य करने लगता है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी उसके फील्ड में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रह जाता है, जिससे कि वो वोल्टेज बनाना काम करना वोल्टेज बनाने का काम करना बंद कर देता है। इसीलिए अगर उसका क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा हम नीचे रखते हैं, जिससे कि हमारा आसानी से वोल्टेज बना सके। अगर हम डीसी जनरेटर की एक क्रिटिकल स्पीड होती है, अगर क्रिटिकल स्पीड से अगर हम कम स्पीड में चलाएंगे तो वहाँ भी वोल्टेज बनाना वो बंद कर देगा। अगर कोई भी जनरेटर की क्रिटिकल स्पीड वह स्पीड होती है कि मान लीजिए कि कोई जनरेटर 50 आरपीएम पे, अगर कोई जनरेटर 50 आरपीएम पे वोल्टेज बनाना शुरू कर दिया तो मिनिमम 50 आरपीएम पे, तो उसका वो क्रिटिकल स्पीड हो जाएगा। अगर हम 49 आरपीएम देंगे या 45 आरपीएम देंगे तो वहाँ पे ये वोल्टेज बनाएगा नहीं। इसीलिए 50 आरपीएम से अधिक पे ही उसको घुमाएंगे तो वो वोल्टेज बना सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर जनरेटर को हम काफ़ी लंबे समय तक उसको रखे छोड़ देंगे तो भी उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। तो उसको वापस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डीसी करंट के साथ फ्लैशिंग करनी होती है। डीसी करंट के साथ फ्लैशिंग करने पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वापस आ जाता है और जनरेटर फिर से वोल्टेज बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हो? तो साथ है इसका क्या है, उसको बोलेंगे शंट जनरेटर। अगर आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो तो ये तो जनरेटर का नाम सीधा पूछ रहा है। अगर कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं शंट फील्ड जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो यहाँ पे सिर्फ जनरेटर का नाम बताना है जिसके क्षेत्र जो है फील्ड जो है वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, तो उसको शंट जनरेटर बोलते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य? तो डीसी जनरेटर में मैं ऊपर बता दिया था आपको, डीसी जनरेटर पोल शू का उद्देश्य है कि यूनिफॉर्मली जो है फ्लक्स को आपको फैलाना, पोल के बीच में यूनिफॉर्मली उसके फ्लक्स को फैलाना, समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का काम है कि धारा को एक डायरेक्शन में कलेक्ट करना, धारा को एक डायरेक्शन में कलेक्ट करना, जिसको कि आप डीसी करंट बोल सकते हैं। स्प्लिट रिंग से आपको डीसी करंट मिलती है और ये प्योर डीसी नहीं मिलती है, लेकिन डीसी करंट ही मिलती है एक ही डायरेक्शन। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जनरली जनरेटर में ब्रश बनाने का उपयोग किया जाता है आपका कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है? तो आपको बताए थे इसमें कि अगर आप रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाती है तो इस स्थिति में उसकी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाती है। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबक सर्किट कैसे पूरा होता है? तो योक और ध्रुव के बीच में जो आर्मेचर कोर होता है जिससे कि चुंबकीय सर्किट पूरा हो जाता है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर उसकी वोल्टेज इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव आ जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को रोकने के लिए बड़े डीसी जनरेटर में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है।
विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, लंबी दूरी में कौन सा करते हैं, तो इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं लॉन्ग डीसी लाइन। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम उसके अंदर गर्म हवा लगाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर से मॉइस्चर उसका खत्म हो जाता है और उसके अंदर एक इंसुलेशन बना रहता है। अगर आप डीसी जनरेटर का को थोड़ा सा अगर चेक करते हैं मैगर की सहायता से, तो अगर उसका 2 मेगा ओम से अगर उसकी रेसिस्टेंस कम बता रही है, तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर अवेलेबल है। अब उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर हॉट एयर का आप ब्लोइंग कर देंगे, जिसके कारण उसकी अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और उसके वाइंडिंग्स के बीच में जो इंसुलेशन बताएगा वो 2 मेगा ओम से अधिक बताएगा। अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में डीसी जनरेटर का काम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के रूप में वो काम करता है। तो वहाँ पे हमको अलग से फील्ड को डीसी करंट दी जाती है, जिसके कारण वो वोल्टेज का निर्माण कर पाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का काम लेते हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपकी लोड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो है मशीन की स्पीड कम हो जाएगी और कम हो जाने से मशीन का स्पीड कम हो जाने से वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट अधिक जाएगा। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तरंग वाइंडिंग यहाँ पे वेव वाइंडिंग होती है। तरंग वाइंडिंग हम इसलिए लगाते हैं जहाँ की वोल्टेज आपको अधिक करंट कम मिले, यानी कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। What is the purpose of resistance wire used in the commutator connection in DC generator? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य, तो प्रतिरोध तार का यहाँ पे उद्देश्य है कि आप यहाँ पे जो करंट का जो रिवर्सल करंट की धारा को आसानी से पलट देना, आप उसकी जो रेसिस्टेंस का यूज करते हैं कि आप इस धारा की जो डायरेक्शन है उसको आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, तो डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का यूज करने का मुख्य कारण है कि उसकी रिलक्टेंस को कम करना, जिसके कारण चुंबकीय पथ की रिलक्टेंस को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रिलक्टेंस क्या होता है, ये मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस जितना कम होगा उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल करेगा और आसानी से उसका सर्किट पूरा हो जाएगा। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर बनाने के लिए हमेशा जो है रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रोल्ड स्टील का इसलिए प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उसके बॉडी जो है भारी हो और ज़्यादा वाइब्रेशन ना कर पाए और मजबूती से उसका वाइब्रेशन अगर हो भी तो उसका सामना करे, टूट ना जाए। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य है कि डायरेक्शन, ये तो पहले भी क्वेश्चन आया था, मैक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, एक ही दिशा में आउटपुट बनाए रखना। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित रहता है, तो डीसी जनरेटर में जो है वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
डीसी जनरेटर में के आर्मेचर में हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही होती है, हमेशा ही इंड्यूस्ड रहती है। बाहर आप किस प्रकार से लेते हैं, अगर स्प्लिट रिंग लगाते हैं तो आपको डीसी मिलता है, कम्यूटेटर लगाते हैं तो आपको डीसी मिलता है। अगर आप वहाँ पे रिंग लगा देते हैं, एक कंप्लीट रिंग लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो एक्स के रूप में जो चिन्हित स्लॉट है, इसको आप क्या करते हैं, बड़े डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, इसको जो एक शाफ्ट के ऊपर जो लगाते हैं आर्मेचर कोर को एक साथ हम एक पूरा ना लेकर के उसको कई पार्ट में डिवाइड करके लेते हैं। तो इसका ये की वे है, एक्स के रूप में चिन्हित ये जो है की वे है। इस की वे में हम की वे की सहायता से इसको शाफ्ट के ऊपर फंसा देते हैं, जिससे कि हमारा वो फिक्स हो जाता है और एक बड़ा सा आर्मेचर बन जाता है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। तो वहाँ पे फील्ड कॉइल को का उद्देश्य है कि पोल को चुंबकित करना, जिसके कारण पोल चुंबकित होकर के फ्लक्स का बनाना शुरू कर देगा और वहाँ पे वोल्टेज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। Which is used to make the pole core of the large DC generator. लार्ज डीसी जनरेटर में पोल कोर जो है किसका बनाया जाता है? तो लार्ज डीसी जनरेटर में मशीन में पोल कोर जो बनाने का है कि उसको कास्ट स्टील का बनाया जाता है, जबकि उसकी बॉडी जो है रोल्ड स्टील का बनाते हैं। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग्स डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो इसका कारण है एडी करंट को कम करना। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ पे था कि उसको हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं? तो लैमिनेटेड मतलब होता है पटलित करना। इसका काम है कि भंवर धारा हानि को कम करना, इसलिए करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर उपयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम एक समान रूप से धारा उसमें लगातार जानी चाहिए, इसलिए शंट जनरेटर जो है एक स्थिर धारा प्रदान करता है, इसलिए शंट जनरेटर का वहाँ पे काम होगा। What is the purpose of the compensating winding in DC generator? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या पर्पस? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का पर्पस है कि किसी भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बेअसर कर दें। यहाँ पे अगर किसी डीसी जनरेटर में डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम वहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जिसके कारण उसका विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। What is the effect of the shunt field resistance is above critical resistance value in DC generator? अगर किसी शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो शंट फील्ड का अगर प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाए तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे वो जो फील्ड है वोल्टेज बनाने में वो फेल हो जाएगा और वो वोल्टेज नहीं बना पाएगा। इसके लिए उसके फील्ड का प्रतिरोध कम करना होगा। इसीलिए किसी भी जनरेटर का अगर आप फील्ड का कॉइल बनाते हैं तो उसका एक क्रिटिकल रेसिस्टेंस आपको मेजर कर लेना चाहिए, जिसके कारण उस क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ही आप कम रेसिस्टेंस का आप फील्ड कॉइल बनाएं। कई बार जो है डीसी जनरेटर का जो है फील्ड कॉइल को बना देने के बाद अगर उसकी डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल का प्रतिरोध अगर क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है तो उसका वो जो है वोल्टेज बना पाने में असक्षम हो जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होगा? तो जैसे ही आपके डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया तो रहती ही है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर 1500 आरपीएम की गति से संचालित है।
तो इसका पोल इतना है। इसका आप इस तरह से कर सकते हैं, फाई जेड एंड जेड एन 60 पी बाय ओ ए। इस फॉर्मूले पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको यहाँ पे फाई जो है आपका क्या है, फ्लक्स है, ये फ्लक्स हो गया फाई। और ये जो 4 पोल है तो पी के जगह पे पोल दे देंगे। ए जो है एक पैरेलल पाथ है, तो वेव सिंप्लेक्स वेव बाउंड में जो पैरेलल पाथ है वो आपका 2 होता है, तो 2 पाथ है इसमें। 1500 आपका आरपीएम है, नंबर ऑफ कंडक्टर आपका 1020 है, तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 357 वोल्ट मिलेगा। इसका सही उत्तर 357 वोल्ट। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? तो बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करने के बाद उसकी आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम बेअसर कर देंगे और हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? अगर हम इसे लंबे समय तक बंद रखेंगे तो डीसी जनरेटर में जो है उसका जो पोल है वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देगा, जिसके कारण उसे हमें सबसे पहले उसे एक्टिव करने के लिए हम उसे डीसी करंट से फ्लैशिंग करेंगे। डीसी करंट से फ्लैशिंग करने के बाद उसकी चुंबकत्व खुद व खुद वापस आ जाएगी और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। आपको फिर से वही क्वेश्चन है सेम कि 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, 1000 आरपीएम, लैप बाउंड है, तो यहाँ लैप बाउंड में आपका नंबर ऑफ पोल और पैरेलल पाथ दोनों बराबर हो जाते हैं, P इक्वल टू ए हो जाते हैं, P इक्वल टू ए हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे तो आप सिंपल यहाँ पे फाई जेड एन बाय 60 से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस P इक्वल टू ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 640 वोल्ट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको फाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका फाई, और जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर है, जेड जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, आपको ये जेड जो है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर है, और एन जो है आपका 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 आरपीएम। इस तरह से आपको मिल जाएगा। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर की विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या असर पड़ेगा? जैसे ही हम मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में हम उसे क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, तो उसके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर में भारी स्पार्किंग होने का कारण है कि उसकी जो ब्रश की स्थिति है वो एमएनए और जीएनए। एमएनए हो गया कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और ये होता है ज्योग्राफिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये दोनों पोजीशन की स्थिति बदल गई है। आप इसको आप सही कर दें, आपका सही हो जाएगा। आपका इतना सही आज, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें,
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।